माशरे को बेहतर करने के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं, उसके बगैर माशरा चल ही नहीं सकता। कानून की पढ़ाई करने वालों को वकील कहा जाता है। तो वकील का काम होता है कि सही को सही साबित करे, गलत को गलत साबित करे। उसमें वो अपना एक भरपूर किरदार अदा करता है, क्योंकि उसको उसकी नॉलेज होती है। जो माशरे में इस किस्म का किरदार अदा कर रहे होते हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं माशरे में, और उसमें उसके कंधों पे एक बहुत इजाफी बोझ आ जाता है कि वो अच्छे किरदार का हो, अच्छी शोहरत रखता हो, तभी वो एक अच्छा वकील बन सकता है ताकि लोगों को इंसाफ दिला सके। तो आज उसी शोबे से मुंसलिक फुरखंदा जबीन है। इस शोबे में आप किस तरह से आई? आपको शौक़ था वकालत का या आप हादसाती तौर पे वकील बन गई? हादसाती तो मैं वकील नहीं बनी थी। मेरे उस्ताद थे मौलाना अब्दुल खालिक साहब, उन्होंने LLB किया हुआ था, लेकिन वो वकालत के शोबे में नहीं थे। उनको देख के मुझे शौक हुआ, लेकिन मेरी वालदा की ख्वाहिश ज़्यादा थी। मेरी मदर जो थी वो गवर्नमेंट स्कूल में हेडमिस्ट्रेस थी, तो उनको बड़ा शौक था। वो चाहती थी कि मैं वकील बनूं। अगरचा जो मेरे ख़ानदान के मेल जो मेंबर्स थे वो नहीं चाहते थे। शुरू में मेरी वकालत के शुरू के 1-2 साल तक तो ऐसा हुआ, मुझे बड़ा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा फैमिली में भी, लेकिन बाद में फैमिली को भी एतबार आ ही जाता है। फिर वो मेरे फादर भी मुझे देखकर बहुत खुश होते थे। मैंने शुरू के ही 2-3 सालों में कराची बार का पहला इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था, जिसके अंदर मैं पूरे बार में कराची बार में मैंने हाईएस्ट स्कोर किया था और मैं नंबर 1 पे आई थी। लखानी साहब यहाँ कराची बार में सदर होते थे उस दौर में, जब जो अभी मौजूदा जस्टिस नदीम अजहर सिद्दीकी साहब हैं, जी जी, अब एक्स हो गए। 95 में आपने 3 साल के बाद ही एक मतलब एक छक्का मारा आपने आके। हाँ, और गालिबन आप पहली खातून थी मेंबर? और थी 2-3 उसमें और भी 2-3 खवातीन और अच्छा, थी। अच्छा, अच्छा। लेकिन मेरे साथ 1-2 मेंबर्स और थी कराची बार की। उस वक्त ऐसा नहीं था। ऐसा ऐसा करके मैंने देखा कि खवातीन की तादाद जो है कम से कम ही होती जा रही है। 95 में जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त मेरे ख्याल में 5 खवातीन थी कराची बार में। अच्छा। जिनमें एग्जीक्यूटिव्स में भी थी एक खातून और मेंबर्स भी थी, बार की वाइस VP भी रही हैं खातून। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ श्रिंक हो गया। आप ये देखेंगे पहले 5 मेंबर थे, फिर 1-2, और अब तो सिर्फ एक ही खातून होती हैं। ज़्यादातर हाई कोर्ट बार में एक खातून होंगी, तो सिंध बार में हमेशा ही एक खातून रही हैं, सिंध बार की मेंबर्स में भी। और ये मैं समझती हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन है ख़वातीन के साथ, क्योंकि जब वोट डालने जाते हैं मर्द हजरात या ख़वातीन जो भी हैं, ख़वातीन का भी अच्छा खासा वोट है यहाँ कराची बार में, क्या पूरे सूबे में। लेकिन जब वो वोट डालने जाते हैं तो उन्हें ख़वातीन को कंसीडर करना चाहिए। वो लेडीज़ को कंसीडर नहीं करते यहाँ पर। ख़वातीन का वकालत के शोबे में आना कम हो गया है या अब ज़्यादा हो गया है? वकालत के शोबे में तो तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, उससे तो बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ चुकी है। उसके बाद आपने दूसरा इलेक्शन भी लड़ा? हाँ। वो कब लड़ा? वो पहला इलेक्शन मैंने 95 में लड़ा। उसके बाद मैंने एक बड़ा गैप दिया, वकालत ही करती रही। फिर पहले मैं क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस करती थी। 98 तक मैंने टोटल क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस की और कई हजार केसेस किए 98 तक। उसके बाद अचानक से ही मेरी साइड चेंज हो गई, फिर मैं सिविल साइड पर आ गई। तो अब तो मैं सिर्फ टोटल सिविल ही करती हूँ, क्रिमिनल काम मेरे पास बहुत कम है। और ये गैप काफ़ी लंबा रहा, 20 साल का तकरीबन। मैंने सेकंड इलेक्शन लड़ा 2014 में, 2014 में लड़ा, और अल्लाह का शुक्र है उसमें भी मेरे कंपटीटर तो तकरीबन 7 लोग थे। तो अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी और मैं उसमें कामयाब हुई। जी हाँ। उस वक्त एक और खातून भी थी मेंबर सिंध बार काउंसिल, मैडम नूर नाज आगा। फिर मैंने 3rd टाइम इलेक्शन लड़ा 2020 में, तो पूरे सूबे में मुझे हाईएस्ट वोट मिला। अभी तक आप 3 इलेक्शन लड़ चुकी हैं। हाँ।
और तीनों में जीता और है। मेरे ख्याल में अभी जो मौजूदा सिचुएशन ये है कि पूरे पाकिस्तान में शायद लाहौर बार से एक खातून और है या मैं हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम मतलब दो ही हैं मेंबर्स बार तो काउंसिल। डिस्क्रिमिनेशन कैसी हुई हो? खातून तो यही जीते तो नहीं, डिस्क्रिमिनेशन है। खातून तो जीते जा रही हैं, मुसलसल सारे 3 दफा जीती हैं। देखें, यही डिस्क्रिमिनेशन है। अब 33 मेंबर हैं पूरे सूबे में और मैं एक खातून हूँ। ये तो है, ये आप सही परसेंटेज आप देखें क्या है, ये सही है। कम से कम 25% तो हमें रेशो होना चाहिए खवातीन का। ये बिल्कुल आप सही कह रही, सही कह रही। मगर फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी एक अच्छाई है। माशाल्लाह आपके बारे में हमेशा बहुत अच्छी बातें सुनी, और एक ये इसका अहम सबूत है कि आपने 3 दफ़ा इलेक्शन में आपको लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, एतमाद करते हैं। और मैं आप नंबर जीती। 1 ही आई हूँ। मैं बार काउंसिल की 2 दफ़ा इलेक्टेड मेंबर हूँ। एक बार मैं कराची बार की सीनियर मेंबर इलेक्ट हुई जब मेरे ख्याल में मेरी उम्र उस वक्त 26 साल होगी। उस वक्त तो मैं सीनियर मेंबर थी कराची बार में, क्योंकि मैंने उस वक्त भी हाईएस्ट वोट लिए थे। इस दौरान में जब मैं सिंध बार काउंसिल में फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुई 2014 में, तो 2015 में मैं चेयरपर्सन डिसिप्लिन कमेटी थी। उसके बाद 2016 में मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर थी। उसके बाद 17 में मैं ह्यूमन राइट की मेंबर थी। फिर उसके बाद 19 में हमारा टेन्योर फर्स्ट टेन्योर ख़त्म हुआ, 20 में फिर इलेक्ट हुई। बाद फिर मैं डिसिप्लिन कमेटी की मेंबर थी 21 में, और लास्ट ईयर भी मैं साइनिंग अथॉरिटी थी, बेनेवोलेंट फंड कमेटी में थी, बीएफ में थी, और इस वक्त भी मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी। जितना इनके साथ तारुफ रहा है, जितना इनके साथ वक्त गुजारा है, तो उसमें मैंने देखा है कि इतनी बाहिम्मत खातून है ये कि मैंने कभी इनको परेशान नहीं देखा। और जबकि ज़िंदगी की जो तलखियाँ होती हैं हर एक की ज़िंदगी में आती हैं। किसी की ज़िंदगी में कभी कोई बीमारी आ सकती है। इनके शौहर हैं बहुत अच्छे आदमी, आरिफ साहब, वो हमारे भी दोस्त हैं। उनकी तबीयत ख़राब भी, नासाज भी। इन्होंने पहले अपनी वालदैन की बड़ी खिदमत की, पूरे घर को लेके चली, अपनी बहनों को लेके चली, और अपने शौहर को जब उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनको जिस बहादुरी से उनके साथ पूरा उनका साथ दे रही हैं, उनके साथ लेके चल रही हैं अच्छे बुरे वक्त में। तो ये ज़बान से कह देना बड़ा आसान होता है, मगर प्रैक्टिकली करना और फिर इतनी जिम्मेदारियों के साथ करना ये आसान नहीं है। इसलिए मैं इनको बहुत ज़्यादा इनके लिए दुआ गो भी हूँ, और इनको मैं देख के मुझे एक मिसाल लगती है कि कितनी सारी चीज़ों के बावजूद इंसान इतनी सारी चीज़ों पे हावी हो सकता है। और जाहिर है कि जब आदमी अच्छा होता है, उसकी नीयत अच्छी होती है, तो अल्लाह की मदद होती है। इंसान के बस में तो ये चीज़ें नहीं है कि इंसान खुद से सब कुछ करे। अल्लाह ही हिम्मत देता है, अल्लाह ही इतना रास्ते बनाता है। तो उस हवाले से मैंने इनको बहुत अच्छा हंसना बोलने रहना, जितने इनके जूनियर्स हैं वो काम कर रहे होते हैं उनके साथ बड़ी अच्छी तरह बात, क्लाइंट के साथ मशवरा करना, उसको समझाना ऐसे नहीं करो, ऐसे कर लो। किसी के पास पैसे नहीं है, उससे कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये कर लेना। बाज़ औक़ात तो इन्होंने खुद डॉक्यूमेंटेशन के लिए पैसे अपनी जेब से भी दिए कि तो ये सब चीज़ें ही आपको मतलब एक हमें ज़रिया माश के लिए पैसे चाहिए, हर आदमी को चाहिए। वो जब बनता है उसको पजीराई भी चाहिए, उसको इज़्ज़त भी चाहिए। मगर शायद जो सिस्टम अल्लाह ताला चला रहा है ना, उसमें आपके ऊपर ये जिम्मेदारी भी है कि आप माशरे में कुछ ना कुछ करते रहें। अपनी अच्छाई जब आदमी, मेरा ये कहना है कि जब आदमी किसी पोजीशन में आता है तो उसका उठना बैठना चलना फिरना उसके जूनियर्स फॉलो करते हैं। तो आपको बहुत, जैसे मैं अपनी बात भी करता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों में मेरा दिल चाहता है मैं शैतानी करूँ, मैं ये काम भी कर लूँ, फिर मैं जब वो आपको रोकता हूँ, नहीं यार मैं अब इस पोजीशन में हूँ कि मैं ये करूँगा, हो सकता है मैं तो अपनी तफरी के लिए कर रहा हूँ। ये जो देख रहा है ना, ये मेरे लिए इसको एक वो ना बना लेगा, इन जैसा बनने के लिए ये करना भी ज़रूरी है। तो उस हवाले से इनकी शख्सियत से मैं बड़ा मुतासिर हुआ। और हम लोग क्या एक बड़ा माशरे में ये भी मैं देखता हूँ कि लोग तारीफ़ करना भूल गए। लोग अपने से बेहतर लोग, अगर मतलब इंसान को ये सीखना चाहिए, समझना चाहिए, अगर आपसे बेहतर कोई शख्स है तो उससे आप सीखें, बजाय ये कि उसकी बुराई पे शुरू हो जाएं, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। नहीं यार उनको तो ये नहीं होता, वो तो ऐसी हैं, वो ऐसी हैं। आप उनसे सीख लें, अगर आपसे बेहतर है मान लें और उनसे सीखें, उनको बड़ा बनाएं, उनसे सीखें। आप कोई भी हो आपके इर्द गिर्द, आपके सराउंडिंग में कोई भी ऐसा शख्स जो आपसे बेहतर है, आपकी फील्ड में है,
आपसे इल्म में बेहतर है तो उससे इल्म की चीज़ें सीखें भाई। आप उसको इज्जत देंगे, उसको प्यार देंगे, उसकी इज्जत देंगे तो वो आपको भी सिखाएगा। और यही सिलसिला चलना चाहिए ना कि अल्लाह ताला आपको अगर कोई चीज़ देता है, हर कोई इंसान दुनिया में कंप्लीट नहीं है, तो जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी आप उसको बांटें इंसानियत के लिए, क्योंकि हम आए हैं और हम चले भी जाएंगे। तो आपकी यही चीज़ें रह जाती हैं कि जो चीज़ें बाद में लोग याद करते हैं। आपने कहा कि बड़ी मुश्किल हुई थी जब आप इस शोबे में आई, घर वालों से, चीज़ों से। क्या वजह क्या थी कि शोबे में आने, इस शोबे में आने के लिए, काम करने के लिए? असल में फैमिली के जो मर्द हजरात होते हैं ना, वो नहीं चाहते हैं कि उनके घर की खवातीन जो हैं इधर फील्ड में आए, वकालत के शोबे में। दूसरे भी दीगर मसाइल भी होते हैं खवातीन के साथ। आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जाहिर है आप भी एक हाँ, ये खवातीन कहती हैं कि जी मर्दों का माशरा है और ये हैरेसमेंट और ये सब मेरे साथ है। मुझे तो बहुत इज्जत मिली उन जगहों पर जहाँ दीगर दूसरी खवातीन, बाज ऐसी जगह हैं वहाँ बैठने से घबराती हैं। मेरे उस्ताद बहुत अच्छे थे, जाहिद नाम था उनका, स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे वो। तो उस्ताद जो था उन्होंने मेरी बड़ी तरबियत की। मैं लेडीज बार रूम में बैठूं, नहीं बेटा यहाँ नहीं बैठना, आ जाए इधर बैठे जेंट्स के साथ, इनसे घबराना नहीं है। तो वो मुझे आदत हो गई और क्योंकि उस्ताद साथ में बैठा हुआ था तो मुझे इज्जत बहुत मिली। आपका कहना ये है कि फील्ड में जैसे कोई लड़की या कोई जो भी पढ़ रही है, वकालत पढ़ रही है, वो आती है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, मतलब कंफर्टेबली वो काम कर सकती है। खवातीन जो है उनको अपनी बाउंड्रीज खुद तय करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब आप नहीं समझती कि मर्दों का जो डोमिनेशन है खासतौर पे यहाँ पे, तो उसमें कोई हरासमेंट, कोई इस तरह की कोई ऐसी बात होती नहीं है? मतलब बहुत कम, ये ऐसे उसमें कहीं ना कहीं कुछ हमारा अपना भी कुछ होगा, मतलब ऐसा है नहीं, आप ये कह रही हैं? ऐसा है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ी बहुत मुझे तजुर्बा हुआ तो मैंने देखा कि नहीं, यहाँ पे बड़ा मुश्किल है खवातीन के लिए बहुत मुश्किल है। हर जगह पे, हर उस पे उनको एक बहुत रिजर्व रहना पड़ता है। उनको अपनी बहुत सारी चीज़ें, खासतौर पर जैसा कोई क्लाइंट भी आता है तो क्लाइंट का बिहेवियर भी एज ए खवातीन थोड़ा सा चेंज होता है उसमें। ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मार डालेंगी खवातीन। मतलब आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं, हमने गलत सुना हुआ इसका मतलब। हमने हमारे जो बातें, मतलब हमने यही देखा ज्यादातर कि ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा है। देखें, मुझे तो 34 साल हो गए यहाँ पे फील्ड में और मुझे ये अपना घर ही लगता है। मैं जब इधर गेट नंबर 1 से दाखिल होती हूँ अमूमन, तो जब मैं दाखिल होती हूँ मुझे कहीं फील ही नहीं आता मैं कैसे जा रही हूँ। माहौल में भी कोई तब्दीली मुझे कभी ये नहीं होता मैं चल कैसे रही हूँ, मैं बैठ कहाँ रही हूँ। माहौल में भी आपने कोई तब्दीली देखी? जैसे आपने आज से 20-25 साल पहले शुरू किया तो वो माहौल अच्छा था या आज? यहाँ मौजूद है, हथकड़ियों में लोग आते हैं, कुछ ना कुछ तो क्राइम किए हुए होते हैं। नहीं, यहाँ पे जैसे मैं सिर्फ बार के हवाले से, इस शोबे के हवाले से बात करूँ, जो इस शोबे में कुछ नए बच्चे आना चाहते हैं, बच्चे आना चाहते हैं, और आपका तो मैंने यही देखा है ना कि आपने तो हमेशा नए लोग आने वालों को बहुत सपोर्ट किया है। आपके बहुत सारे जूनियर्स हैं जो अब सीनियर हमसे ज्यादा ज़हीन है, हमसे ज्यादा उनको नॉलेज है। हम जो हैं वही 2-4 पढ़ के आए हैं 90s में, जिन्होंने पढ़ा है तो 2 साल का LLB होता था हमारे दौर में। अब तो ये 4-4 साल के पढ़ाई पूरी करके आते हैं। प्लस ये कि वो बच्चे जो हैं हमसे ज़्यादा ज़हीन हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन बच्चे मेहनती नहीं, मेहनत नहीं और ये जो AI और ये ChatGPT, ये इन बच्चों को मेरे हिसाब से इनको बर्बाद कर देगा। क्योंकि हमने तो भाई, हमारे उस्ताद ने हमें कहा मेजर एक्ट पढ़ो पूरी, और वो इतनी मोटी किताब है कई हजार सफ़ों की। सही। लेकिन हमने तो वो पूरी बुक्स पढ़ी। ChatGPT इन बच्चों को बर्बाद कर देगा। अच्छा, अपना तो दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे वो। पता है क्या करते हैं? ये मैंने अब मेरे ऑफिस के बच्चों को मैं कहा बेटा ये ट्रांसलेट करके लाओ FIR। क्या किया, उसको FIR लेकर गए और उसको ट्रांसलेशन क्या था, ChatGPT तस्वीर खींची, ले भाई खुद ब खुद ट्रांसफर होकर आ गई। भाई तो तुम्हें, आप लोग क्या कर रहे हो? आप अपना दिमाग कब यूज करोगे? मेरे अपना ख्याल है AI से होता ही है कि आपको पूरा चीज मिल गई, मगर AI जाके प्लीड नहीं करेगी जज के सामने प्लीड नहीं करेगी। नहीं, ऐसा भी है। AI पे मैंने बच्चे को FIR दी कि बेटा इसको बेल एप्लीकेशन लो, AI के हवाले कर दी FIR
वहां से ट्रांसलेशन। फिर उसके ग्राउंड्स एआई से पूछ लिए, उसने पूरे ग्राउंड बिल्कुल परफेक्ट बना के दे दिए। फिर क्या हुआ, वो बेल्ट हो गई, प्रिंट निकाल लिया, अगले दिन आर्ग्यूमेंट करने जाना, आर्ग्यूमेंट भी एआई से ले लिया, उन्होंने साइटेशंस भी लिख के दे दिए एआई ने। नहीं, मेरा एक सवाल है, देखें जब आप कोई भी केस को बना के उसको जब दाखिल करते हैं तो आप अपने ग्राउंड्स बनाते हैं, उसी ग्राउंड पे आप अपने लड़ते हैं ना। बनाते हैं हाँ, नहीं उसमें आपने एआई से ले लिया, आपने जब लड़ेंगे, मगर लड़ते हुए तो आपको कुछ भी उनसे- नहीं लड़ना है, आपने तो आर्ग्यूमेंट भी एआई से बनवा लिए, वही जाके बोल दिया। जरूरी थोड़ी कि जज उससे पूरा करे, दूसरा वकील आ रहा है उस पे जब वो अपनी चीजें वो भी बताएगा। वहां से एआई से ले आएगा, फिर क्या हाँ, करोगे? मगर मेरे ख्याल से वो जो लीड करने वाला मसला है ना, वहाँ पे ये माजूर हैं कि उनसे ये जरूर मदद आपको खुद करना है। आप जब तक खुद से नहीं करेंगे आप बोल ही नहीं सकेंगे, आप दो लफ्ज बोल नहीं सकते, क्योंकि वो सारा तो आपने किया हुआ ना आपके दिमाग पूरा में। आर्ग्यू बना के देता है एआई। नहीं वही देता है ना, आपको तो नहीं पता ना। से काबिलियत जो है ना, इंडिविजुअल काबिलियत, उस पे बहुत बड़ा काबिलियत फर्क पड़ रहा है। खत्म हो खत्म जाएगी। खत्म हो रही। मेरा ये पॉइंट था यही है। कि बच्चों में उससे- से आने वाली नस्लों से काबिलियत खत्म हो तो जाएगी। आप ये मैसेज दे रही हैं हाँ, ये मेरा मैसेज है। कि एआई AI मैंने से क्यों बुराई उस पे की? डिपेंडेंट वरना ना एआई को रहे। आप मदद नहीं मगर मैं उसके डिपेंडेंट ना खिलाफ थोड़ी हो, हूँ। आप एआई उसके के डिपेंडेंट ना हो। एआई के मैं खिलाफ नहीं हूँ। अगर हम इसी तरह एआई से मदद लेते रहे तो काबिल वकील आना बंद हो जाएंगे, नहीं मेरा काबिलियत खत्म हो जाएगी नहीं, हमारे इसमें- बच्चों इसमें एक से। चीज और है, देखें आसानियां तो हुई हैं कि आसानी आपको हो गई। रेफरेंस नहीं ठीक मिलता, है, बहुत टाइम ठीक है। मिलता था, आपने देखा, हाँ, मगर इसका वो ठीक मतलब है। हरगिज ये नहीं कि आप हर चीज उससे पूछें। हाँ। आपको चाहिए कि आप उसमें रिसर्च करें, आप जाके उसमें खुद भी तो किताब बच्चे नहीं कर रहे हैं ना, जब बच्चे तक तो यही तो आप कर जब तक खुद से पढ़ते नहीं तो आपके दिमाग में वो चीजें रहती नहीं है, तो आप फिर बोल नहीं पाएंगे। सही बात है। आपको नॉलेज, क्योंकि जब फिल बदी जो आदमी बोलता है वो अपनी किताबें पढ़ के नॉलेज से बैठ के सीख के फिर बोलना शुरू करता है। फिल बदी आपको कभी भी एआई से नहीं सीख के पढ़ सकता है वो। और इसका हमारे यहाँ जैसे, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे इन चीज़ों का जितनी भी नई जिद्दत आ रही है, टेक्नोलॉजीज़ पे जो तरक्की हो रही है, उस पे हम लोगों की जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो यंगस्टर हैं, वो उसके नेगेटिव एक्सपेक्ट पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों पे कम कर रहे हैं। और देखें जितना भी हमारे यहाँ पोर्शन पॉजिटिव बच्चों का है, उन्होंने दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। मतलब कैम्ब्रिज सिस्टम में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने इतने ग्रेड्स लेते हैं जो अमेरिकन नहीं ले रहे, जो ब्रिटिश के बच्चे नहीं ले पा रहे। हमारी एआई की जो वो इतना काम, मगर उनको पॉजिटिव और नेगेटिव की बताने की बेहद ज़रूरत है। अगर आप वकील नहीं होती तो आप क्या होती, या आप दोबारा, आपको जैसे हम कहते हैं कि भाई अगर हमें दोबारा जाना तो तब भी मैंने वकील ही बनना है, वकील ही बनना है। ऐसा ही है। मैं अपने शोबे से मुतमईन हूं। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। कौन सी साइट पे आप कौन से केसेस, क्रिमिनल देखती हैं, सिविल देखती हैं, किस में आपका है? देखिए एक्सपर्टी, मेरा जो फेवरेट जो सब्जेक्ट था वो क्रिमिनल साइड ही था, लेकिन बहुत आसान है वो प्रैक्टिस मेरे हिसाब से। फिर मैं सिविल साइड पर आ गई, अब मुझे सिविल भी पसंदीदा सब्जेक्ट है और मैं टोटल अभी सिविल ही करती हूँ। तो ज्यादातर केसेस आपके पास अब सिविल साइड सिविल ही है। कुछ फैमिली है, रेंट है, लेकिन मोस्टली मेरे पास काम जो है वो सिविल साइड, और वो मुझे उस काम में मजा भी आता है क्योंकि उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। सिविल साइड्स पे मेहनत आसान ज्यादा नहीं। है। मैं तो समझती हूँ कि वकालत मैंने जो क्रिमिनल साइड पे 10 साल की तो कुछ ना किया, अच्छा, कुछ ना किया। जब मैं सिविल साइड पे आई हूँ तो मुझे लगा हाँ अब मैं वकील। हम अमूमन देखते हैं कि जैसे पुलिस वाला है, जैसे कोई भी इदारे का जिसमें काम करता है, ऐसे वकील या मीडिया के लोग भी, मैं मीडिया की हवाले से तो हमारे यहाँ एक बड़ा एक वो आदमी अपने आप को बड़ा बदमाश टाइप का समझ लेता है और वो हर जगह जाके मैं वकील हूँ तो मेरे साथ से कैसे करोगे, मेरी गाड़ी का लाइसेंस नहीं होगा, हाँ, तो ऐसा मैं ये होना नहीं चाहिए, करूँगा। ऐसा होना नहीं तो चाहिए। ये इसके मैं खिलाफ। आपने इसके खिलाफ क्या बात की एज ए वकील? आप देखिए मुझे 34 साल मेरी वकालत को इस हवाले से आपने कोई आवाज उठाई कि ऐसा नहीं करना चाहिए वकीलों को, आवाज? या आप समझती नहीं सही है, हमें भी फायदा है इससे? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा आपने कभी नहीं किया ऐसा कि कभी ट्रैफिक वाले ने रोक लिया? जरूरत ही नहीं है, मेरे पास कलम की ताकत है। नहीं मतलब जैसे नहीं, कलम की ताकत तो अलग है, मेरे पास जो ताकत है उसको तो कोई हरा ही नहीं। आउट ऑफ वे जैसे होता है ना कि आप किसी जगह पे गई हैं, मैं बहुत छोटी मिसाल दे रहा हूँ कि गाड़ी आपने गलत पार कर दी, पुलिस वाला आया, उससे गलती नहीं मानी बल्कि उसको अपना कार्ड दिखाया कि मैं वकील हूँ हाई कोर्ट की। मैं ऐसा कभी ना करूँ।
नहीं, ऐसा अमूमन होता है। उमूमन ऐसा होता है, करते हैं, वो गलत है। लेकिन मैं तो आपको अपनी मिसाल बताऊं तो अभी रिसेंट, अभी 2-3 महीने की पहले की बात है, मैं एक शादी से आ रही थी और ये बाईपास, लियारी बाईपास में थी। वहाँ इत्तेफाक था, ना मैं लाइसेंस लेके गई थी ना गाड़ी के कागजात थे। तो वो आए लियारी बाईपास वाले और उन्होंने मुझे कहा कागज दिखाए नहीं थे, अपना लाइसेंस दिखाया नहीं था, शनाख्ती कार्ड था नहीं। तो उन्होंने कहा मैडम चालान होगा। तो मैंने तो अपना चालान करवा लिया, उसी वक्त पेमेंट करके आई हूँ। अच्छी बात है, तो एक अच्छा मैसेज आप दे रही हैं लोगों के लिए। मैं पेमेंट करके आई हूँ। ऐसा वो होना तो पहला चालान, अच्छा चालान कैसे हुआ मेरा? CNIC नहीं था, उसने कहा कि चालान भी कैसे करे मेरा कुछ भी नहीं। तो मेरे बराबर में मेरा भांजा बैठा था, उन्होंने कहा बच्चे के पास CNIC है बेटा आपका? कहने का हाँ, उसके नाम से मेरा चालान हुआ। तो आप एक कानूनदान, आप एक कानूनदान है, आप गाड़ी चला रही हैं, शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं रखा? हाँ, मैंने गलती की। मैंने गलती की और उसकी सजा मैंने सजा भुगती, और उसके लिए मुझे कोई अफसोस ही नहीं। सजा आपने भतीजों को दिलवा दी? वैसे तो मैंने कभी ऐसा कोई फील होता है कि मैं वकालत के शोबे में आ गई हूँ, मुझे सब कुछ मिला, मगर बहुत सारी चीजों से मैं महरूम हो गई। तो ऐसा कभी नहीं कि यार ये देखो मुझे इस शोबे की वजह से मुझे ये टाइम नहीं दे सके, ये काम भी मुझे करना था? एंजॉय नहीं किया लाइफ को एंजॉय नहीं किया। हाँ, नहीं किया। अभी तो खैर आप समझ लें कि सुबह से रात तक यही होते हैं, तो ऐसा उधर जाते हैं, सारा टाइम तो हम लोग यहाँ गुजारते। तो फिर जिंदगी का जो एक लुत्फ या खूबसूरती अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा किया और हम करते हैं, तो उसको एंजॉय का टाइम क्यों नहीं निकालते? क्या वजह थी कि आप मतलब 24 घंटे में ज़ाहिर मसरूफियत रहती है, तो कहाँ पे आप ऐसा समझती नहीं इसकी वजह से ये बहुत दुख की बात है कि मैंने ये पीरियड बहुत ज़ाया किया या ये काम मेरा रह गया, इसको वक्त देते हुए? अगर मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज देखी जाएं तो सबसे पहले मेरी फैमिली के बाद वकालत। तो मैं तो टाइम निकाल ही लेती हूँ उनके लिए, फैमिली के लिए। तो मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने ये काम नहीं किया। सब आपको बाकी कोई मुझे ऐसे शौक है नहीं। सही मतलब ऐसे शौक से मुराद मतलब जैसे खेल कूद ये वो। तो कभी ऐसे फनून लतीफा से कभी कोई ऐसा नहीं था कि फाइन आर्ट्स के किसी शोबे से म्यूजिक सुन लिया या फिल्म देख ली? तो सुनती हूँ। किस किस्म का म्यूजिक सुनती हैं? मुझे शायद आपको पसंद ना है, नुसरत फतेह अली, आबदा परवीन। ये तो बहुत जबरदस्त, आप तो बहुत अच्छी सुनने वाली हैं, इसका मतलब यही गायक पसंद है। इंसाफ नहीं मिलता है, केस चल रहा है 30 साल से चल रहा है, 40 साल से चल रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। ये मतलब ये तो इसके लिए कर क्या रहे हैं? सबसे ज्यादा कसूरवार तो मैं तो हाई कोर्ट को मानती हूँ इस बात के लिए। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे तो बड़ी पाबंदियां हैं। यहाँ जजेस काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और बहुत ज्यादा करते हैं, उन पे स्ट्रेस भी ज्यादा होता है। हाई कोर्ट ने अभी जितना भी उनका बचा कुचा 25 सालों का काम था जो कि खुद ने डिसाइड नहीं किए, केसेस उन्होंने चलाए ही नहीं। आपने पिछले 25 सालों में आपने नहीं देखा होगा कि किसी अदालत में कोई एविडेंस चल रही, कोई एक आधे ही जज साहब ऐसे थे जो एविडेंस चलाए, वरना तो डेटा ही मिलती है वहां पर। अपना 25 साल का काम यहाँ ट्रांसफर किया, खुद ने खत्म नहीं किया। हाई कोर्ट का दबाव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे तो है, खुद भी तो कुछ करें। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कि बेतहाशा पेंडिंग केसेस हैं, तो पेंडिंग होने की वजह से नहीं रिजॉल्व कैसे होंगे, कैसे होना चाहिए, क्या तरीका? जब तक जजेस जब डेट क्यों देते हैं, ना दें डेट। तो कहते हैं कि वो तो एक केस की जरा चलती है तो वो एक दिन में सिर्फ 2 ही केस सुने जाते हैं, खत्म कर दें उसको, कुछ तो एंड होगा। मैंने ऐसे भी देखा है, 1 घंटा सुना वकील साहब को, उसके बाद उसको अर्जेंट कर दिया। क्यों भाई, जब आपने 1 घंटा सुन ही लिया, आधा घंटा दूसरे को सुने और फैसला दे दें। वो 1 घंटा भी जाया कर दिया। कई घंटे जब आप एक तरफ के वकील को सुन लेते हैं तो फिर आधा घंटा दूसरे को टाइम दें और उस केस का तो फैसला कर दें जिसमें आपने 1 घंटा जाया किया। उसको फिर 0 पे खड़ा कर दिया। नेक्स्ट डेट शादी हो चुकी है,
कैसी, मतलब लव मैरिज या अरेंज मैरिज? घर वालों से? घर वालों की शादी? मर्जी शामिल थी और है लव मैरिज। लव मैरिज नहीं तो अच्छी बात है कि फिर तो जाहिर है आपने। लेकिन फैमिली की, मेरे वालिद साहब तो जिंदा हयात ही नहीं थे जब मेरी शादी हुई, लेकिन मेरी वालिदा हयात थी और उन्हीं की मर्जी से हुई। आप मुतमईन रही अपनी लाइफ से? जैसे लोग कहते हैं लव मैरिज अच्छी नहीं होती, आमतौर पे कहते हैं ये अरेंज मैरिज होनी लड़ाइयाँ चाहिए। सबकी होती हैं शादी के बाद ना, लड़ाइयाँ। तो आप तो वकील झगड़े हैं, आपको होते हैं इसका सबके। मसला ही नहीं था कि भाई लड़ाई हुई तो क्या है, हम वो तो डरा के रखेंगे। नहीं, उस तरह नहीं, मैं डर के रहती हूँ। मैं डर के रहती हूँ अपने शौहर से। मैं उसे कभी ना डराऊं, हस्बैंड, मैं उनसे डरती हूँ। और क्या क्या आपको मुश्किलात आई? मुश्किलात मतलब जाहिर है आप जो मैं अपने अल्लाह का जितना शुक्र करूं कम है। कोई मुश्किलात नहीं आई, मुझे कभी कोई मुश्किल पेश ही नहीं आई। मगर आप मुझे तो ऐसा महसूस होता है बाज़ औक़ात, जैसे अभी ये इलेक्शन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला मेरे लिए बहुत सारे रास्ते बना रहा है। तो क्या ऐसा राज है लोग आप पे इतना ट्रस्ट शुरू कर देते हैं? हाँ, लोग करते हैं। क्योंकि मैंने तो मुझे जब कहते देखा हैं है कि कि इधर कोई, सिंगी है आपके पास। हाँ मतलब कोई हाँ, केस ऐसा है, लेके भी ऐसा आपके है। पास आता है, हाँ, जिनको दो वो हाँ। जीत जाएंगे। जो बच्चा, जो जूनियर मेरे ऑफिस आ जाता है ना, वो कभी मुझसे नाराज होकर छोड़ के नहीं जाता। जो क्लाइंट मेरे पास आ जाता है वो कभी, हालांकि मैं अब, पहले तो मैं बदमिजाज नहीं थी, अब तो थोड़ी सी बदमिजाज हो गई, सख्त गिर हो गई, लेकिन क्लाइंट मेरा अभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाता। मेरा क्लाइंट कहीं खड़े होकर मेरी बुराई नहीं करता, क्योंकि मैंने कभी करप्ट प्रैक्टिस नहीं की। उससे अल्लाह ने मुझे बचा के रखा है, और ना मैं कभी पैसे के पीछे भागी हूँ। जो मिल जाए अल्लाह तेरा शुक्र। और आपके जूनियर्स में भी काफी लोग आगे गए हैं, काफी सारे जिनको आपने ट्रेन किया। बिल्कुल, मेरे कोई 69 या 72 जो हैं मेरे जूनियर्स हैं अब तक जो इनरोल्ड हुए हैं हमारी कंपनी से। काफी बड़ी तादाद है ये। हाँ, 70 मतलब तकरीबन 100 ही समझ लें हम। ये तो वो हैं जिनकी मुझे तादाद मैंने याद रख ली, तो और हों तो मेरे जहन में। कोई अच्छा सा वाकया याद है आपको, मजेदार वाकया? शुरू में होती थी उल्टी सीधी हरकतें, धक्के खाए हैं, बहुत बेवकूफियां तो की हैं, उसके बगैर तो काम ही नहीं सीख सकता ना बंदा। अभी हालिया दिनों में शायद इलेक्शन फिर होने वाले हैं आपके। जी बिल्कुल हो रहे हैं, तो सिंध बार काउंसिल। उसमें अब आपका क्या है कि अगर हम लोग जीत जाएंगे तो हम लोग ये काम अब करेंगे, इसकी बहुत जरूरत है? देखें, मैं जिस पोस्ट पे कंटेस्ट कर रही हूँ सिंध बार काउंसिल की डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से, वो जो मेरी पोस्ट है वो बार काउंसिल की पोस्ट है। बार काउंसिल जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है। अब यहाँ लोगों को मैं क्या ही बोलूं, मालूम नहीं है कि हमारा काम क्या है। पहले तो ये देखा जाएगा कि बार काउंसिल का क्या काम है और बार एसोसिएशन का क्या काम है। बार काउंसिल का काम जैसे वो ही काम है जो सेनेट का है। अब जो मुल्क की सेनेट है वो उसका क्या काम है तारिक साहब? उसका काम है कानून बनाना। तो बार काउंसिल का भी यही काम है कि कानून बनाए, कानून में तब्दीली के लिए कोशिश करें। अगर कुछ मजीद कवानीन हम बार काउंसिल मतलब ला से हमारे शोबाजात के लिए, तो उसके लिए हम रेगुलेटरी बॉडी हैं, हमारा सिर्फ इतना काम है। अच्छा, जहाँ तक वेलफेयर का ताल्लुक है, वेलफेयर के लिए बार एसोसिएशंस होती हैं, वो वेलफेयर बॉडीज होती हैं। अब यहाँ क्या मसला है कि जो बार काउंसिल है उससे ये डिमांड की जाती है कि आप वेलफेयर करें, और जो बार एसोसिएशन है वो हमारे काम करने की कोशिश कर रही है। तो हमारा काम, मैं तो ये चाहती हूँ, मेरा अच्छा सवाल किया आपने, मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारा काम हम पे छोड़ दिया जाए और बार एसोसिएशंस अपना काम करें जो उनका काम है, वेलफेयर। अच्छा, एक ये होता है ना, जैसे आप कोई कॉन्टेस्ट लड़ रही हैं, लोग आपको जानते हैं, आप पे एतमाद है लोगों का, और यकीनन आप दोबारा भी इंशाल्लाह जीत जाएंगी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। मगर एक होता है ना कि कोई नए भी बार में मेंबर्स आ रहे होते हैं, नए बच्चे आ रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता है कौन लोग हैं, कौन पुराने हैं, नए हैं, क्या है, तो वो इतनी शख्सियत को नहीं जानते। तो वो आपको, जब आपको कोई वोट देगा तो वो क्यों देगा आपको वोट? वो आपका प्रीवियस हिस्ट्री इतनी नहीं जानता, अभी इनरोल्ड होके आए हैं, और उनको पुराने लोग ही बोल रहे होते हैं कि जी हमें दे दो, इनको दे दो, इनको दे दो। सच बताऊं, हाँ, उनके पास चॉइस होती है ना कि क्यों दें। देखें,
सच बात ये तारिक कि मैं झूठे वादे करना नहीं चाहती किसी से, और ना ही मैं कभी करती हूँ। मैंने कभी अपने क्लाइंट से भी झूठा वादा नहीं किया। मैं उन बच्चों से भी इस फोरम का फायदा उठाकर झूठ नहीं बोलूंगी। मैं उन बच्चों को झूठ नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ के लाऊंगी। ना मैं उन्हें ये कह सकती हूँ कि जी रिटेनरशिप है सारी ला के उनको बांट देंगे हम। हाँ, मैं कोशिश करूँगी, जो मेरी बसात में होगा वो उनके लिए मैं कोशिश करूँगी, और जब उन्हें ज़रूरत होगी मैं उनके साथ खड़ी हूँ। हाँ, ये बोलेंगे लोग कि हम रिटेनरशिपें बांटेंगे, हम वजीफे मुकर्रर कर। हाँ, मैं ये कोशिश करूँगी, हम ये कर भी रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये वजीफे मुकर्रर कर दे। न्यूली जो इनरोल्ड बच्चे हैं, जाहिर सी बात है उनके मसाइल हैं, तो उनके लिए कोई वज़ाइफ मुकर्रर हो तो वो गवर्नमेंट कुछ कर दे। लेकिन अगर ये मैं कहूँ कि बार काउंसिल ऐसा कर सकती है, तो बार काउंसिल के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ऐसा कोई वजीफा मुकर्रर कर दे नए आने वालों के लिए। तो जो और ये झूठ होगा अगर मैं बोलूँगी। मुझे अगर रहना है तो जवाब भी देना होगा, बाद में भी तो जवाब देना, अभी तो झूठ बोल दूंगी। नहीं, यही बात आपको दूसरों से मुमताज करती है कि आप हकीकत पे अपनी बात करें ना, झूठा वादा करने का फायदा नहीं है ना। अच्छा, अभी नए आने वालों को, नए जो लोग इसमें आना चाहते हैं, उनके बारे में आप उनको क्या पैगाम दे सकते हैं कि उनको किस तरह से आना चाहिए, क्या मेहनत करनी चाहिए? आए, देखें, उनके लिए मेरा एक ही पैगाम है बच्चों के लिए कि फील्ड में आए और उसके बाद वकालत पे फोकस रखें। उनका फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वकालत होनी चाहिए। अपना आप फाइलों को और किताबों को दे दें, और उसके बाद पैसा उनके पीछे खुद ही आ जाएगा। पैसे के पीछे इस वक्त ना भागें। 2-3 साल टोटल वकालत पे फोकस करें, सीनियर्स के पीछे ना भागें, अपने ऑफिसेज बनाएं और उसमें बैठें। मैंने 3रे साल जो है ना अपना ऑफिस बना लिया। बड़ा मज़ा आया जी आपसे बात करके, और बहुत कुछ समझे हम आपकी इस बातों से। आज इनसे बात करके जो मैंने इस बात का एक समरी करूँगा, तो मुझे इनके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़, जिससे मुझे एक उम्मीद की किरण नज़र आती है नए लोगों के लिए, कि ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है जो कि हर वक्त एक फैमिली की तरह आपकी तरबियत कर रहा हूँ। आपका काम सिर्फ, हम लोग ये समझते हैं कि अगर एक वकील है तो उसने सिर्फ वकालत की बता दी, बेटा वकील केस ये होता है, ये होता है। इन्होंने उठना बैठना, लोगों का किस तरह अखलाक होता है, किस तरह आप अपने आप के माशरे को बेहतर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इनमें हैं जो कि मैंने देखी है। और मैं दुआ गो हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह से रखे, इसी तरह से आप तरक्की करती रहें, और इसी तरह आप माशरे का एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। आपको सलूट करना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से, जो मैंने आपका पूरा मुझे पता है कि आप एक मिडिल क्लास से करती हुई आप इस हाइट पे आई और आपने अपनी जगह बनाई, जो कि एक बहुत मुश्किल सफ़र है जो आपने अटेंड किया, आपने उसको गुजारा और इज्जत के साथ, वक़ार के साथ। तो ये आपके लिए है, और हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि आर्ट बीट जर्नी जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है उसके लिए आप वक्त दें, और हम आपके साथ आपको एक ट्रिब्यूट दें जिसमें हमारे मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ फील्ड से होते हैं वो सब जमा होते हैं, और वो आपकी इस पूरी काविशों पे, आपकी सर्विसेज पे ट्रिब्यूट देंगे। इंशाल्लाह आपसे हम टाइम लेंगे। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।